नमस्कार। राम राम। पीसीरी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मेरे जो प्रयास है वो मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, वो मेरी मेहनत है रंग ला रही है। ये आप मुझे बता रहे हैं लगातार पीसीरी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो आप, और आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और आगे उसको शेयर कर रहे हो। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। सीईटी लेवल 12th के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पिछले वर्षों में जो पेपर हुए थे उन पेपरों में सामान्य हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ऑथेंटिक की के द्वारा आपको विश्लेषण करवाया जा चुका है। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है, उसके वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे उन पेपरों में पहला पेपर है जिसका डिस्कशन हो चुका है, सेकंड पेपर है उसका डिस्कशन हम करेंगे। डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ अभी हिंदी सामान्य है उसका चल रहा है, और उसका रिसोर्स जो है ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक की और ऑथेंटिक रिसोर्स से आपको उसकी व्याख्या की जा रही है और उसका एनालिसिस किया जा रहा है। पीसीरी पाठशाला की तरफ से बिल्कुल फ्री है, क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम होता है उससे मैं गुजरा हूँ। बेरोजगारी में एक स्टूडेंट को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं, ये कोई तैयारी करने वाला बंदा ही इसको अच्छे से समझ सकता है। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ग्रेजुएशन लेवल 2 है उसका पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ था उसमें सामान्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उसकी व्याख्या। आप सभी का पुनः दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। तो करते हैं स्टार्ट। ग्रेजुएशन लेवल का जो 2 पेपर है उसमें वही आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी गई है। प्रश्नों की संख्या प्रश्नों की संख्या 150 है। ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स है 300 नंबरों का, और ये सेकंड पेपर है। इसके निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, आप अच्छी तरह से इनको पढ़ें। और नई अपडेट ये है कि पहले 4 ऑप्शन आते थे, आजकल 5 ऑप्शन आ रहे हैं जो हर एग्जाम में आएंगे। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इसकी जगह एक 5वां विकल्प भी आएगा, आप उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है, वो प्रश्न है आप नियमित रूप से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू आप रखोगे तो आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। आप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो। बहुत सी बाधाएं आएगी आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए, आप उस तरफ ध्यान नहीं दे के सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 131, संधि विषयक
संगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी धन इक्षक विक्षक, ऑप्शन बी वधु धन उक्ति वधुक्ति, ऑप्शन सी अभी धन आगत अभ्यागत, ऑप्शन डी मातृ धन उपदेश मातृउपदेश। इसमें की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर डी मातृ धन उपदेश। इसको मातृ बोलते हैं, मातृ धन उपदेश मातृ उपदेश, जो कि संधि विषयक संगत विकल्प है। ये की के अकॉर्डिंग है। और ये यण संधि में क्या होता है, ई या ई के साथ इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर ई के स्थान पर ये ऊ, ऊ के साथ अन्य कोई स्वर के मेल पर ऊ के स्थान पर वह, री के साथ अन्य किसी स्वर के मेल पर रे बन जाएगा। मिलने वाली स्वर की मात्रा ये व रे में लग जाएगी। जैसे अभ्यागत है तो इसका संधि विच्छेद अभी धन आगत, ये संगत नहीं है तो इसका संगत क्या होगा, अभी धन आगत। ये तो सही है, यहां पे जो है ये बनेगा अभ्यागत। अभ्यागत वधु धन उक्ति, वधु धन उक्ति ये दीर्घ स्वर संधि है और इसमें जो ये असंगत है। वधु धन उक्ति ऊ धन ऊ बराबर, सॉरी, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ होगा तो ये होगा वधुक्ति। विक्षक की संधि क्या होगी, वी धन इक्ष, ये सही नहीं है, यहां बड़ी ई आएगी, वी धन इक्षक विक्षक। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये यण का है, ये यण का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प कौन सा है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए में दिया है बे ओष्ठ्य घोष अल्पप्राण, ऑप्शन बी या तालवीय अल्पप्राण घोष, ऑप्शन सी श अल्पप्राण मूर्धन्य अघोष, डी ई अग्र समरत अवृतमुखी। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो आंसर सी है, श अल्पप्राण मूर्धन्य अघोष। ये है जो असंगत विकल्प। बाकी संगत है। अब ओष्ठ्य व्यंजन किसको कहते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन जिनके उच्चारण में दोनों होंठ मिल जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। और ये ऐसे वर्ण कौन से हैं, तो इसमें वर्ण होंगे उ उ
पे वर्ग, वे और मैं। पे वर्ग है, पे वर्ग में प, ब, भ, म, भ ये इसमें शामिल है, तो ये औषधीय वर्ण है। फिर तालवीय, तालवीय में यह दिया हुआ है, तालवीय व्यंजन उच्चारण स्थान तालु एवं इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग है, दांतों के मसूड़ों से ऊपर जो तालु का स्थान है उसको स्पर्श करता है, और इसके वर्ण होते हैं जो होते हैं तालवीय के ई, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, च से ज ण, च वर्ग, ये और से। फिर श, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन में क्या होता है कि जीभ का अगला भाग मुर्दा, मुर्दा यानी तालु के बीच वाला कठोर भाग है, उसको स्पर्श करने से होता है, और इसके जो वर्ण होते हैं मूर्धन्य के वो होते हैं री, संस्कृत की है, तय वर्ग, तय वर्ग में जो भी वर्ण है वो ट, ठ, ड, ढ, ण, रे और छह वर्ण, ये मूर्धन्य। अब यहाँ पे दिया हुआ है घोष, घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन होती है, सभी वर्णों के अंतिम तीन वर्ण, सभी वर्णों के, सभी वर्णों के नहीं, वर्गों के, सॉरी, वर्गों के अंतिम तीन वर्ण है, जैसे क वर्ग है उसमें अंतिम तीन वर्ण ग, गण, ऐसे ही सभी अंतिम तीन वर्गों के अंतिम तीन वर्ण य, र, ल, व, ह, य, र, ल, व और है, एवं इनके अलावा सभी स्वर वो भी घोष है। इनकी कुल संख्या कितनी है घोष स्वरों की? 30। कितनी है? 30। अघोष में क्या होगा? अघोष में कोई कंपन नहीं होगा। सभी वर्ग के, सभी जो वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, जैसे क, ख, ऐसे ही से आदि एवं सभी वर्ण अघोष है। इनकी संख्या कितनी है अघोषों की? 13। और घोष कितने? 30। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है कि श्वास वायु के आधार पर दो भेद है इसके। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा मुंह से कम बाहर निकलती है वो क्या है? अल्प प्राण है। कै वर्ग से, कै वर्ग से पै वर्ग तक इन वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा य, र, ल, व, य, र, ल, व एवं सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। फिर महाप्राण में क्या होगा? महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण श, से और है, ये क्या है? महाप्राण है। अल्पप्राण, एगोस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब है अग्र। अग्र में क्या होता है? अगर इनके उच्चारण में जीभ मुंह के आगे वाले भाग को छूती है। अग्र वर्ण कौन से हैं? जैसे दिया हुआ है ई। अग्र वर्ण एक तो ई, छोटी ई, ऊ और बड़ा ऊ। सॉरी, ई, ई और ए, आई, ये क्या है? अगर। अब सैवरत में क्या होगा? सैवरत में मुंह है वो बहुत कम मात्रा में खुलता है, और शैवरत वर्ण कौन कौन से हैं? वो है ई, ई, ऊ और बड़ा ऊ। अवरतमुखी, अवरतमुखी में जब हम उच्चारण करते हैं वर्ण का, उस समय हमारे होठ है वो गोल नहीं होते हैं, अवरत होते हैं। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ई, ए और आई, अवरतमुखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जाके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आप रजिस्टर और पेन पास में रखें और आप नोट डाउन करें, ताकि आपको रिवीजन में सहूलियत हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133, जिसका पालन दूसरे ने किया हो। उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पर वृत, ऑप्शन बी निरुपम, ऑप्शन सी फगुआ, ऑप्शन डी प्रोक्स। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो आंसर ए है, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसे पर वृत कहते हैं। अब वाक्यांश, किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग करने से पूरी स्थिति या घटनाक्रम का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द चुना जाता है। प्रोक्ष है जो प्रत्यक्ष न हो, उसे प्रोक्ष कहते हैं। इसको अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, जो प्रत्यक्ष न हो। निरुपम, निरुपम जिसकी किसी ने उपमा या तुलना न दी हो या न की हो, उसे कहते हैं निरुपम। फगुआ, फगुआ क्या है? फाल्गुन महीने में गाए जाने वाला गीत, जिसको फगुआ कहते हैं। ये पूर्वी भाग में गाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि क्वेश्चन नंबर 134। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। डिलीट क्यों किया है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड को ही पता है क्यों किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन डिलीट प्रश्नों को, ये जब सीईटी लेवल के जो पेपर है हिंदी के, ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में ऐसे प्रश्न है उसको अलग से मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के उसमें इसको कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है इसका विशेष ध्यान रखें। एग्जाम के टाइम में यही गलतियां होती है, कई बार हमें प्रश्न आते हुए भी
हम उसका गलत आंसर फीड करके आ जाते हैं। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए तीव्र वेग, ऑप्शन बी शुभावसर, ऑप्शन सी सदाचार, ऑप्शन डी आत्ममग्न। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर डी आत्ममग्न। ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। किसका है ये उदाहरण? आत्ममग्न है, इसमें अधिकरण समास है। अधिकरण तत्पुरुष। सदाचार में कर्मधारय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। निर्देशन चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है आंसर डी अवतरण चिन्ह। यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो चिन्ह लिखा हुआ है ये हिंदी व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। वर्तनी में किसी वर्ण के क्रम बदलने पर वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी, ऐसा हिंदी ग्रामर कहती है। ये ऑथेंटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसका सही जो लिखने का तरीका क्या है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ध्यान में आया तो मेरा काम है बताने का। ये जो चिन्ह है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसके अंदर न होगा, या फिर इसके अंदर न होगा। बाकी ये तो बिल्कुल गलत है। और एक तरीका इसका है हलंत लगा के। इसको भी हिंदी व्याकरण सही मानती है, इन दोनों में से एक को। और इन दोनों में से एक का ही प्रयोग करना चाहिए। पता नहीं क्यों इन्होंने इसका प्रयोग किया है। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है ठहराव होता है। कोई व्यक्ति अपनी बात कहने, समझाने, कथन पर बल, आश्रय आदि भावों पर अभिव्यक्ति के लिए कम या अधिक समय ठहरता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे निर्देशन या निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? नाटकों के स्वाद में। जैसे संतोषी लिखते हैं अपन कहीं, जैसे संतोषी बेटी यदि तू जानती। कहाँ प्रयोग हुआ? यहाँ पे। दूसरे, जब परस्पर समान कोटि की कई एक वस्तु का निर्देश किया जाता है। जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ये चिन्ह है जो क्या है? निर्देशन चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। निर्देशक चिन्ह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते
यदि आज पिताजी जीवित होते, पर अब ये जो चिन्ह प्रयोग हुआ है यही निर्देशक चिन्ह है। अगला बिंदु है जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शांति दे। उसके बाद में ये चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भारत की महान विभूति थे। विस्मय चिन्ह कौन सा होता है? विस्मय चिन्ह यानी खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी, ये विस्मय चिन्ह है। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे वाह। यहाँ पे क्या ही सुंदर दृश्य है। प्रश्न सूचक, ये तो पता ही है, तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में लगता है। दूसरा है एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में, जैसे रवि कहाँ रहता है, अल्प विराम, कहाँ जाता है, अल्प विराम, कब से रहता है, लास्ट में क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अवतरण चिन्ह क्या होता है? अवतरण चिन्ह किस प्रकार का होता है? जैसे ये दो बिंदी, दो बिंदी इधर और दो बिंदी इस तरफ, बंद कोष्ठक में। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धत किया जाना हो, जैसे कोई कोर्ट्स वगैरह करते हैं, उसके कोर्ट को बंद करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे उद्धरण या ऊपरी विराम चिन्ह भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इकरा चिन्ह जो एक लगता है, जैसे एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। उल्लेख करना हो किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि, जैसे रामधारी सिंह दिनकर लिखा हुआ कहीं आ रहा है, दिनकर, तो इसके ऊपर जो इस प्रकार से ये जो चिन्ह लगाया जाता है इसको इकहरा चिन्ह कहते हैं, और ये अवतरण चिन्ह का ही प्रकार है। दोहरा चिन्ह में ये दो हो जाएंगे। वाक्यांशों को उद्धृत करते समय, जैसे भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, दिखाई
न दिखाई पड़ना, ऑप्शन बी कभी कभी दिखना, ऑप्शन सी रोज रोज दिखना, ऑप्शन डी भ्रम पैदा करना। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर ए, न दिखाई देना गुलर का फूल मुहावरा है। इसको कह सकते हैं लापता होना, कभी कभी दिखना, ईद का चांद होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असंगत विकल्प का चयन कीजिए 138। वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी वह आया और मैं गया, कारणार्थक क्रिया विशेषण। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है डी, असंगत विकल्प है, बाकी सब संगत है। वे अभिकारी शब्द। अब काल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसके उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः कितने? चार प्रकार के हैं, और इसके विद्वानों ने अलग अलग भेद बताए हैं, कई भेद और बताए हैं। जैसे काल वाचक या काल बोधक क्रिया विशेषण में क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उसे काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कब, आज, अभी अभी, लगातार, इसमें वह बार बार चीखता है, ये काल बोधक है। स्थान वाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? जैसे वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, स्थान या दिशा दोनों में से एक का बोध कराते हैं, वो स्थानवाचक। जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, निकट आदि। जैसे राम ऊपर कमरे में है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, जैसे सहसा, तेज, मीठा, ऐसे, अचानक आदि। रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कारणार्थक क्या होता है? कारण बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, जैसे इस तरह, अतः है, किस प्रकार। एग्जाम है इसका एग्जाम्पल, इस तरह सफलता प्राप्त होगी। ये क्या है? कारणार्थक क्रिया विशेषण है, ये सही नहीं है। ये किस में आएगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। शुद्ध शब्द युगम कौन सा है वो देखना है। ऑप्शन ए मिष्टान मैथिलीशरण। ऑप्शन बी मिष्टान मैथिलीशरण। ऑप्शन सी मिष्टान मैथिलीशरण। ऑप्शन डी मिष्ठान मैथिलीशरण। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर ए, मिष्टान। आधा नहीं आएगा, टान आएगा, ठान नहीं आएगा, ठह नहीं है, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध मिष्टान है। मैथिली शरण ये शुद्ध है, इसमें ये शुद्ध है पर ये अशुद्ध है, इसमें ये अशुद्ध हो गया और इसमें भी अशुद्ध हो गया, तो ऑप्शन यही सही है। वर्ण परिवर्तन के कारण किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। इसमें दूसरा अगर लिखते तो ये अशुद्ध हो जाता।
मैथिली शरण में क्यों ये शुद्ध है, इसका रीजन ये है कि कई बार ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, मात्रा संबंधी स्वर की उचित मात्रा के प्रयोग न करने से सर्वाधिक वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, मात्रा संबंधी स्वर की उचित मात्रा के प्रयोग न करने से सर्वाधिक वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती है। जैसे कि मैथिली शरण ये वाली है, इसको विशेष ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए, मैं आप ही चला जाऊंगा। ऑप्शन बी, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। ऑप्शन सी, मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा। ऑप्शन डी, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर डी, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? 6। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं, जैसे तू, तेरा, आप, आपको आदि। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये निजवाचक नहीं होकर के मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार ये जो सीईटी लेवल ग्रेजुएशन है उसका सेकंड पेपर, उसके हिंदी सामान्य से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी व्याख्या पीसीडी पाठशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का यथासंभव रिप्लाई किया जाएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। आपका स्नेह यूं ही बना रहे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और किसी ताने और किसी के कहने से अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हो, इसका आप अपने तैयारी के दौरान ध्यान रखें। चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।